Yes, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the movie called Pre। 2022 में इस मूवी को वैसे तो प्रीडेटर फ्रेंचाइजी की 5th इंस्टॉलमेंट कहा जाता है, लेकिन इसके अंदर दिखाए गए हैं सबसे पहले के इंसिडेंट्स जहां से धरती पर प्रीडेटर के आने की शुरुआत हुई। अगर आप सभी प्रीडेटर की और भी मूवीज में इंटरेस्टेड हैं तो मैंने उसकी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है जिनके अंदर मैंने 3 अलग अलग यूनिवर्सेस को कंबाइंड किया है, जैसे कि खुद प्रीडेटर, इसी के साथ साथ एलियन और ब्लेड रनर। साईफाई, हॉरर और थ्रिल को तरोताजा कर देने वाली ये मूवी उन मूवी लवर्स के लिए है जिन्हें हॉन्टिंग और हंटिंग दोनों ही टाइप की मूवीज पसंद है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। ईयर दिखाया गया है 1719 और जगह है नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन्स के पहाड़, जहां पर हम इस कहानी की लीड कैरेक्टर नारू को देख पाते हैं जो कि अभी शिकार की प्रैक्टिस कर रही थी। उसके साथ उसका एक डॉगी भी होता है जिसका नाम होता है सारी। मगर इसी प्रैक्टिस के दौरान सारी की पूंछ एक ट्रैप में आ जाती है। नारू जाकर उसे बचाती है और उस ट्रैप को देखने लगती है। तभी उसे पता लगता है कि कुछ फ्रेंच सैनिकों ने किसी बड़े जानवर का शिकार करने के लिए इतना बड़ा ट्रैप लगाया था। तभी उसकी नजर आसमान पर जाती है और उसे एक स्पेसशिप दिखाई पड़ता है। हालांकि इस वक्त वो होता तो इनविजिबल फॉर्म में है, मगर नारू को उसकी आवाज से पता चल गया था कि ये कोई बारिश के बादल नहीं बल्कि कोई ना कोई बड़ा जहाज है जो कि इस जंगल में एंटर कर चुका है। जिसके बाद वो अपने कबीले में जाती है जिसे कि कोमाची कहा गया है। गांव में रहने वाले इस कबीले की सबसे अच्छी बात ये थी कि ये सभी लोग आपस में एक दूसरे को जानते थे और हर वक्त एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। वही हम नारू की माँ अरुका को देख पाते हैं जिसे अपनी बेटी का शिकार पर जाना पसंद नहीं था। अरुका जड़ी बूटी विज्ञान में माहिर थी, इसलिए वो अपनी बेटी को भी एक चिकित्सक ही बनाना चाहती थी, यानी कि जरूरत पड़ने पर किसी कबीले के शख्स को अच्छा फर्स्ट एड मिल सके। आज वो एक ऐसी दवाई बना रही थी जिससे कि अगर बड़ा जख्म भी लग जाए तो उसका दर्द कम महसूस हो। इस दवाई का नाम था ऑरेंज टॉट्सिया। इसे बनाने में कुछ विशेष फूलों की जरूरत थी, इसीलिए अरुका अपनी बेटी नारू को जंगल से उन फूलों को लाने के लिए कहती है। रास्ते में आगे जाते वक्त उसे अपना भाई ताबे मिलता है जो कि अपने ही दोस्तों के साथ में शिकार पर निकला था। नारू अपने भाई से कहती है कि वो भी एक शिकारी बनना चाहती है, मगर ताबे की दोस्त उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुझमें एक शिकारी बनने जितनी ताकत नहीं है। नारू कहती है कि मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगी। वेल ताबे भैया, आप इस वक्त जा कहाँ रहे हैं? तो ताबे बताता है कि हमारे ही दोस्तों में से एक किसी दोस्त को जंगल के शेर ने जख्मी कर दिया है। वो सुबह से गायब है, अभी तक घर नहीं लौटा, इसलिए हम सभी उसे ढूंढने के लिए जा रहे हैं। और काफी देर जंगल में ढूंढने के बाद में ये सभी फाइनली उस दोस्त को ढूंढ ही लेते हैं। हालांकि इस वक्त उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और नारू को छोटी मोटी हेल्प करनी तो आती ही थी, इसलिए वो उसे जड़ी बूटियों का लेप लगा देती है। लेकिन तभी सभी के जाने के वक्त वो एक चीज नोटिस करती है कि सांप को आखिर कोई इस तरीके से कैसे फाड़ सकता है। इतनी बारीकी से फाड़ने के लिए तो औजारों की जरूरत लगती है, और औजार तो हम सिर्फ इंसानों के पास है, तो आखिर हमारे अलावा और कौन है यहाँ पर? जंगल में और आगे जाते वक्त उसे एक बड़े जीव का पैर का पंजा नजर आता है। वो आकर अपने भाई ताबे को इस बारे में इन्फॉर्म करती है, मगर ताबे कहता है कि हो सकता है ये कोई भालू का पैर होगा, इतनी ज्यादा टेंशन मत लो, हमें पहले उस शेर को पकड़ना है जो कि खुलेआम घूम रहा है और धीरे धीरे करके हम सभी की जाने ले रहा है। नारू के पास में उसकी एक कुल्हाड़ी और उसका साथी यानी कि उसका पेट सारी थी, जो कि अब निकल पड़े थे उस शेर के शिकार पर। एक मोमेंट ऐसा आता है जब पेड़ पर मौजूद उस शेर को नारू देख लेती है। वो धीरे धीरे उसके पास बढ़ने लगती है, लेकिन तभी उसे आसमान में एक रोशनी दिखाई पड़ती है। नारू का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो चुका था, तभी उस पर शेर का हमला हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। और जब उसकी आंख खुलती है तो कबीले वाले बताते हैं कि तुम्हारे भाई तापे ने तुम्हारी जान भी बचाई और इसी के साथ साथ उस बड़े शेर को भी मार दिया जो कि हमारे लिए एक बड़ा खतरा बन सकता था। उसकी दिलेरी और बहादुरी को देखकर कबीले के लोग उसे इस कबीले का वॉर चीफ बना देते हैं। एक तरीके से इसे सेनापति भी कहा जा सकता है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और यहाँ पर हम एक खरगोश का शिकार करते हुए भेड़िए को देख पाते हैं, मगर तभी वहाँ पर प्रीडेटर आ जाता है और उसे जान से मार देता है। अब जहाँ कहानी के एक तरफ नारू अपनी प्रैक्टिस कर रही थी उस कुल्हाड़ी के साथ, जो कि उसका एक अच्छा साथी बन सकता था किसी भी जंग में, इसलिए वो उसके ऊपर एक लचीले तने को बांध देती है और एक बूमरैंग की तरह उस कुल्हाड़ी को यूज करने लगती है। वहीं दूसरी ओर वो प्रेडेटर जिसने एक भेड़िए का शिकार किया था वो उसके ऊपर अपना एसिड डाल देता है, जिसकी वजह से उसकी खाल तो जल जाती है और बचता है एंड में सिर्फ एक स्कल, हिंदी में खोपड़ी कहते हैं। वेल इस खोपड़ी को वो अपनी खोपड़ी पे लगा लेता है एज अ रिवॉर्ड। अगर मेरी पुरानी एक्सप्लेन्ड मूवीज को देखोगे तो उनमें प्रेडेटर की यही आदत थी कि वो जिसका भी शिकार करते थे, मतलब जो उनका तगड़ा कंपेटिटर होता था, वो उसको मारकर उसकी खोपड़ी को क्लीन करके अपने पास रख लिया करते थे एज अ रिवॉर्ड। यहाँ सीन शिफ्ट होता है नारू की तरफ, जो कि इस वक्त एक खुले मैदान में पहुंच
पहुंचती है और वहां पर उसे काफी सारे बैलों की लाशें दिखाई पड़ती है जिनके शरीर से उनकी खाल खींच ली गई थी। इस पर नारू को बहुत बुरा लगता है क्योंकि ये तो जंगल के जानवर थे और ये किसी का कुछ बिगाड़ते भी नहीं थे, तो आखिर इनके साथ ऐसा किसने किया। तभी उसे वहां पर एक सिगरेट दिखाई पड़ती है जिस पर नारू समझ जाती है कि ये जरूर फ्रेंच शिकारियों का काम होगा। जब नारू वहां से निकल रही थी तो गलती से उसका पैर एक दलदल में फंस जाता है और वो धीरे धीरे करके उसमें धंसने लगती है, लेकिन अपने तने से बांधने वाली कुल्हाड़ी की मदद से वो एक लकड़ी पर उसे फेंक कर मारती है और धीरे धीरे अपने आप को वहां से बाहर निकाल लेती है। काफी अच्छी सोच के साथ अच्छी तरीके से उसने अपनी जान भी बचा ली थी। नारू के मन में एक बड़ा शिकारी बनने का भूत सवार था, इसलिए वो चाहती थी किसी बड़े जीव का शिकार करना। ऊपर पहाड़ी पर खड़े होकर नारू नीचे एक भालू को देखती है। वो अपने तीर कमान से उसका शिकार करना चाहती थी, लेकिन तभी धनुष पर जोर देने की वजह से वो वहीं टूट जाता है, जिसकी आवाज उस भालू ने भी सुन ली थी और अब तो वो उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है। अपनी जान बचाने के लिए नारू उस भालू से भागने के लिए पानी में दूर तक भागती है और फिर उसे एक लकड़ियों का गट्ठर दिखाई पड़ता है जिसके अंदर वो छुपकर अपनी जान बचाने की कोशिश करती है। वहीं भालू उन सभी लकड़ियों को तोड़कर उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है और तभी आता है इस मूवी का सबसे बेहतरीन एंड आइकॉनिक सीन जहां पर वो प्रेडिटर अपने दोनों हाथों से उस भारी भरकम भालू को, जो कि उससे साइज में भी बड़ा था, उसे उठा लेता है और अपने ब्लेड्स की मदद से घायल कर देता है। तभी उसका सारा खून उस प्रेडिटर के मुंह पर गिरता है और वो इनविजिबल प्रेडिटर अब विजिबल हो चुका था। नारू ये सब कुछ देखकर हैरान थी कि आखिर इतना ताकतवर जीव जो कि एक बड़े भालू को भी मार सकता है तो मेरा क्या हाल करेगा। इसलिए वो वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगती है और एक झरने से कूद जाती है। यहाँ पर ताबे और उसके दोस्त भी होते हैं। नारू ने कहती है कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से भागो, एक बड़ा जीव हम सभी का शिकार करने के लिए आ रहा है। उसके दोस्तों को तो लगता है कि वो मजाक कर रही है, मगर इतने में ही वो प्रेडिटर नीचे आ जाता है और उन सभी को एक एक करके मौत के घाट उतार देता है। नारू अपनी जान बचाने के लिए खुले मैदान में भागती है जहाँ पर कुछ और शिकारी भी छिपे थे, लेकिन प्रेडिटर के पास तो थर्मल इमेजिंग थी जिनकी मदद से वो कोल्ड एंड हॉट टेम्परेचर को भी माप सकता था। अब उसके पास जो कैनन शोल्डर था जिसकी मदद से वो बड़े बड़े ब्लास्ट कर सकता था, वो एक ब्लास्ट करता ही है कि तभी नारू उसकी जान बचा लेती है। खैर इतनी ही मुसीबत काफी नहीं थी कि उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। इस वक्त वो प्रेडिटर भी उसके सामने आ चुका था, लेकिन वो उसे निहत्था पाता है। निहत्था बोले तो कोई भी जंगी सामान या फिर फाइट करने के लिए कोई औजार हाथ में ना होना। इसी वजह से वो उसकी जान नहीं लेता और उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है रात में और रफाएल नाम का एक फ्रेंच सैनिक उसके पास आता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने उस बड़े जीव को देखा है, तुम तो हमारे दुश्मन हो ही, इसी के साथ साथ वो भी बन चुका है। उसने हमारे कई सारे लोगों को जान से मार दिया है। ये मेरा कमांडर है, इसे तुम्हारी भाषा नहीं आती, ये तुमसे जो भी पूछे उसका सच सच जवाब देना। कमांडर उससे पूछता है कि आखिर तुम उस बड़े जीव के बारे में क्या जानती हो जिसके पास कई सारे हथियार है और उसने हमारा धंधा चौपट करके रखा हुआ है। नारू उस प्रेडिटर के बारे में जानती तो थी, मगर ये फ्रेंच सैनिक जिन्होंने उन बैलों का शिकार किया था इसलिए वो इन्हें सजा दिलवाना चाहती थी और वो उसके बारे में इन्हें कुछ नहीं बताती। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और यहाँ पर ये सभी शिकारी उस प्रेडिटर को पकड़ने के लिए कई सारे ट्रैप्स लगाते हैं। और फिर आता है इस मूवी का वन ऑफ द बेस्ट सीन जहां पर प्रेडिटर को इन शिकारियों की भनक लग चुकी थी और वो अपने विजिबल फॉर्म में आकर एक एक को मारने काटने लगता है। लिटरली हर किसी को चीर कर रख देता है। लोगों को तो उठा उठाकर ऐसे पटक रहा था जैसे मानो पानी की खाली बोतलें फेंक रहा हो। क्या आपने कभी पानी की खाली बोतलें किसी पर फेंकी है? अगर फेंकी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वेल जोक्स अपार्ट, कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी। नारू और ताबे इस वक्त एक पेड़ से बंधे हुए थे, लेकिन कैसे तैसे ये दोनों अपनी जान बचाकर वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इसी बीच रफाएल नाम का वही शख्स इन्हें मिलता है जो कहता है कि मैं तुम्हें अपनी बंदूक दे दूंगा, मगर इसके बदले मेरा पैर जो कट चुका है उस प्रेडिटर के एक बड़े हथियार की वजह से तुम मेरा इलाज कर दो और बदले में ये बंदूक ले लो। नारू के पास वही ऑरेंज टॉट्सिया नाम के फूल थे जो कि बॉडी को ठंडा कर देते थे। अब जैसे ही रफाएल उसे खाता है उसी वक्त वहां पर प्रेडिटर आ जाता है। उसे लगता है कि यहाँ पर कोई बॉडी है ही नहीं क्योंकि उसकी बॉडी ठंडी हो चुकी थी, लेकिन जब वो जाने लगता है तो उसका पैर गलती से रफाएल के पैर पर लग जाता है और रफाएल चिल्ला देता है तो प्रेडिटर उसे जान से मार देता है। यानी कि अब नारू को ये बात तो पता चल चुकी थी कि वो ठंडी और गर्मी को भांप सकता है। इस वक्त ताबे आकर उस पर हमला करता है, अपने घोड़े पर बैठकर उसके ऊपर तीर चलाता है, लेकिन बेचारा प्रेडिटर के सामने टिक नहीं पाता और वहीं पर जान से मारा जाता है। अब ये बात इनके कबीले कोमाची में भी फैल चुकी थी कि एक बड़ा शिकारी धीरे धीरे करके सभी
सभी इंसानों को जान से मार रहा है, इसलिए ये सभी अपना कबीला छोड़कर यहाँ से जाने की तैयारी में थे। मगर नारू ये नहीं चाहती थी, इसीलिए वो उन्हीं फ्रेंच सैनिकों में से एक को पकड़कर उसकी टांग काट देती है और हाथ में रफेल की बंदूक रख देती है। और जब रात को प्रेडिटर इंसानों के शिकार पर निकलता है तो नारू तो उस ऑरेंज टॉर्चिया वाले फूल को खाकर बॉडी को ठंडा कर लेती है ताकि उसकी नजरों में ना आ पाए। और प्रेडिटर उस सैनिक के हाथ में बंदूक देखकर उसे ही जान से मारने के लिए आ जाता है। वेल ये नारू की एक चाल थी और यही मौका पाकर वो अपने गैजेट्स की मदद से उस प्रेडिटर का खात्मा करना शुरू करती है। पहले कभी पीछे से सर पर वार, उसके बाद कुल्हाड़ी से उसके हाथों और पैरों पर वार। बॉडी की ठंडी होने की वजह से प्रेडिटर उसे देख नहीं पाता और कुछ समझ नहीं पाता, इसी वजह से उसके निशाने भी गलत हो रहे थे। यहाँ नारू उसको नुकसान पहुंचाते पहुंचाते उस प्लेस पर ले आती है जहाँ पर दलदल था, और जैसे ही प्रेडिटर वहां आता है तो वो उस दलदल में धंस जाता है, जिसके बाद उसके पास खाली एक ही हथियार बचता था, उसका बूस्टर एरो। लेकिन ये एक लेजर की मदद से चलता था जिसे कि नारू लेकर पहले ही भाग चुकी थी। और जब प्रेडिटर उसे मारने के लिए अपना बूस्टर एरो यूज करता है तो वह उल्टा आकर एरो उसी को ही फोड़ देता है। इस मूवी को देखकर मुझे कई बार आर्नोल्ड वाली फर्स्ट प्रेडिटर मूवी की याद आ गई, क्योंकि उसमें भी वो रात को अकेला ही बचा था और उसने अकेले ही कई सारे ट्रैप्स बनाकर उस प्रेडिटर को जान से मार दिया था। वेल यहाँ सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और कोमाची कबीले में अब पहुंच चुकी थी नारू उस प्रेडिटर का सर लेकर, यानी कि अब उन्हें कबीला छोड़ने की भी जरूरत नहीं थी और अब उनके पास उनकी एक नई योद्धा भी आ चुकी थी। और इसी के साथ ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म होती है। इसके एंड क्रेडिट्स में हम ये देख पाते हैं कि अब एक और एलियन शिप यहाँ पर उतरा है और उसमें से कुछ और प्रेडिटर्स भी धरती पर आए हैं, और अब फाइनली ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अब मैं अपनी ऑडेक्स की सीरीज को स्टार्ट करने वाला हूँ जहाँ पर पहले ही की तरह आपको बेहतरीन मूवीज देखने को मिलेगी। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ, एंड अगेन थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।